हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? ईगो बीच में आ गया। ये बात आपने काफ़ी सुनी होगी कि संबंधों के चलने में सबसे बड़ी समस्या ईगो बन के बाहर आती है, और ये बात सही भी है क्योंकि सूर्य जो कि ईगो को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक सेपरेटिव प्लैनेट है। उनकी ऊर्जाओं की वजह से मैरिज में, रिलेशंस के अंदर हमें सेपरेशन का सामना करना पड़ता है। जब बात आती है सेपरेशन को कैसे देखा जाए, कि मैरिज सस्टेनेबल है या नहीं है, कि मैरिज के आफ्टरवर्ड कोई समस्या का सामना मुझे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, इन सब का पता हमें किस पर्टिकुलर हाउस से लगता है। कौन सी वो एनर्जी है जिसको आप देख के ये समझ सकते हैं कि यार ठीक है, मैरिड लाइफ इज़ अ गुड लाइफ, या मैरिटल लाइफ में कम से कम वो सेपरेशन या वो तनाव हमें नहीं देखने को मिलेगा। जब भी एस्ट्रोलॉजर आपसे सप्तम भाव के बारे में बात करते हैं, तो वो आपके मैरिज के बारे में बात करते हैं। वो आपकी एरिया ऑफ लाइफ क्या होता है कि आपने एस्ट्रोलॉजर से जाके क्वेश्चन पूछा है कि साहब मेरे को मेरी मैरिज के बारे में बताइए। एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले आपके सेवंथ हाउस को देखेंगे, सेवंथ हाउस के लॉर्ड को देखेंगे और कारक वीनस को देखेंगे। वो कहेंगे कि इनकी स्थिति अच्छी है, इसका अर्थ है कि मैरिज सही रह सकती है, और इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, इसका अर्थ है कि मैरिज में कुछ डिस्टर्बेंस आएगा। अब ये दोनों ही बातें अजीब सी बातें हैं, और सामने वाले पर्सन को अजीब सी बात इस तरह लगती है कि भाई मैरिज सही रह सकती है, इसका अर्थ क्या है, और बेकार रह सकती है, इसका अर्थ क्या है। बेकार का मतलब तो कुछ भी हो सकता है। बेकार का मतलब है कि साहब 25 साल में शादी होनी थी, 35 साल में हुई है। यहाँ पे होनी थी, अदर कल्चर में हुई है, फॉरेन में कंट्रीज़ में कहीं हुई है, या फिर एफर्ट बहुत दिए हैं पर्सन ने, या फिर इसको ऐसा पर्सन मिला है जिसकी पहले ही एक मैरिज लाइफ रह चुकी है। तो बेकार का अर्थ क्या है? क्या मुझे वो सेपरेशन का सामना करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसका आंसर हमें किस पर्टिकुलर हाउस, किस पर्टिकुलर ऊर्जा से मिलता है, इसको हम इस सेशन के अंदर समझेंगे। अगर आप अपने 20s 30s 40s में हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। उसका रीज़न ये है कि आप अभी से वो उपाय कर सकते हो, अभी से अपने जीवन के अंदर वो इंक्लूड कर सकते हो कि यार ये जो पर्टिकुलर ऊर्जा है, ये मेरे जीवन में सेपरेशन ला सकती है, और ये पर्टिकुलर ऊर्जा मेरे लिए ठीक रह सकती है। तो जो ठीक है उसको आपको कंज्यूम करना है, उसको आपको इंक्रीज करना है, और जो पॉल्यूट कर रही है, जो परेशानियां लेके आ रही है, उसके लिए आपको रेमेडीज करनी है। रेमेडीज एक दिन में वर्क नहीं कर दी कि आपने बस जस्ट शुरू करा और सब कुछ ठीक हो गया। पार्ट ऑफ लाइफ बनाना पड़ता है। अपने जीवन का आपने पार्ट बना लिया कि मेरा तो जीवन जो है वो इसके अकॉर्डिंग में चलाने की कोशिश करूंगा। सो दिस कम्स फ्रॉम द पर्टिकुलर रेमेडीज़ की ये हम ऊर्जाएं बैलेंस कर सकते हैं अगर हम ऊर्जाओं को या फिर व्यवस्थाओं को अपने जीवन का एक पार्ट बना लें। बात आती है संबंधों में तनाव या सेपरेशन आता क्यों है, और आता है तो वो कहाँ से आता है। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा, आप एस्ट्रोलॉजर से जैसे ही सवाल पूछोगे मैरिज का, वो सेवंथ हाउस को देखेंगे। सबसे पहले वो सेवंथ हाउस को देखेंगे, वो शुक्र को भी नहीं देखेंगे। अगर कोई नाड़ी एस्ट्रोलॉजर है तो उसकी बात अलग है, वो शुक्र से प्रिडिक्शंस कर लेते हैं। बट जनरल एस्ट्रोलॉजर सेवंथ हाउस को एक बार देखेंगे। उसका रीज़न ये है कि एस्ट्रोलॉजर्स बार बार बात करते हैं प्लैनेट है, हाउस है, राशि है, नक्षत्र है, इन चारों में डिफरेंस है। जब भी एरिया ऑफ लाइफ की बात होती है ना, कि मुझे क्या जानना है, मान लो कोई पर्सन मुझसे आगे पूछे कि साहब मैं सट्टा लगा दूँ क्या, क्या मेरे लिए ठीक रहेगा, आई विल चेक द फिफ्थ हाउस इन द अष्टम भावा, क्योंकि दोनों हाउसेज की वो बात कर रहा है। उससे मुझे लाभ होगा क्या? 11th हाउस द हाउस ऑफ लाभ, क्या होगा वहाँ से वो कनेक्ट होना चाहिए। क्या लॉस होगा? 6th हाउस से कनेक्ट होना चाहिए। समझ रहे हैं? तो एरिया ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहले ये फिगर आउट करना होगा कि एरिया ऑफ लाइफ क्या है। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ, बर्थ चार्ट में वो कहाँ दिखाई देती है, ये डिफरेंस होता है। जब इंसान एस्ट्रोलॉजी की बात करता है, वो कहता है कि एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्कआउट करती है, क्योंकि हाउसेज, भाव आकाश में कहीं है ही नहीं। हाउसेज कहीं भी आकाश में नहीं है। आकाश के अंदर क्या है, ऊपर क्या है, प्लैनेट्स हैं, राशि हैं, नक्षत्र हैं, लेकिन हाउसेज नहीं है। हाउसेज इस धरातल पे है। जब भी आपको मटेरियल की बात करनी है कि मुझे ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं ये प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरा भाग्य कैसा रहेगा, अगर आप सूर्य या गुरु से जाके पूछोगे भाग्य के बारे में, जुपिटर की फिलॉसफी टीचर फिलॉसफी है, उसका भाग्य से इतना लिंक नहीं है जितना नाइन्थ हाउस का है। तो नाइन्थ हाउस इज द प्राइम हाउस फॉर भाग्य। इसी तरह जो मैरिज का पर्टिकुलर प्राइम हाउस है वो है सेवंथ हाउस। कैसा स्पाउस मिलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, ओवरऑल लाइफ की जो पिक्चर है वो सेवंथ हाउस से मिलती है। लेकिन ये ओवरऑल पिक्चर है, ये पर्टिकुलर पिक्चर नहीं है, ये पर्टिकुलर सीन नहीं है कि मैंने ओवरऑल तो पूरी बॉर्डर फिल्म देख ली, लेकिन वो लौंगे वाला की फाइट देखनी है तो उसका पर्टिकुलर सीन कौन सा है, वो हमें नवमांश कुंडली से पता लगेगा। क्योंकि नवमांश इज द पर्टिकुलर डिवीजन जो कि मैरिज के बारे में सब कुछ अनफोल्ड करता है। जैसे हमने पिछले सेशन में कहा था दैट फोर्थ हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली, उसका प्राइम फोकस क्या है कि वो आपके स्पाउस के प्रोफेशन को बता देगी। वो कहेगी कि ये पर्सन ऐसा कुछ कार्य करता होगा। अब हमारा कंसर्न क्या है, हम क्या जानना चाहते हैं, पहले ये पता होना चाहिए हम जानना क्या चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं मैरिज की सस्टेनेबिलिटी, कि वो बचेगी या नहीं बचेगी, रहेगी या नहीं रहेगी, और नहीं रहेगी तो कौन है वो प्लानट, कौन सी वो एनर्जी है, कौन सा वो ऊर्जा है जो मेरे को दिक्कत या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। उसका पता कैसे लगेगा? नवमांश कुंडली का सेकंड हाउस। अगर कोई एक पर्टिकुलर हाउस पूछे कि ये हाउस को पिक कर लो, इससे मैरिज की सस्टेनेबिलिटी का आइडिया आपको लग जाएगा, तो वो नवमांश कुंडली का सेकंड हाउस है। अब सेकंड हाउस हमें पता लग गया, अब हम क्या करेंगे सेकंड हाउस का हम ये करेंगे कि हम उसमें आती हुई राशि को देखेंगे। इसमें कौन सी राशि है, इस राशि का स्वामी कौन है।
और ये स्वामी कैसा बर्थ चार्ट के अंदर प्ले कर रहा है। अगर वो अच्छे प्लैनेटों के साथ कनेक्टेड है तो मैरिज में सेपरेशन नहीं आएगा, वहीं अगर वो गलत प्लैनेटों के साथ कनेक्टेड हो गया तो सेपरेशन आएगा। अब अच्छे और गलत ये कौन से प्लैनेट होता है? देखिए गाइस, अच्छे प्लैनेट वो हैं जो सेपरेशन ना लेके आए, जैसे कि शुक्र, गुरु, चंद्रमा। एक अनअफ्लिक्टेड चंद्रमा जो कि अफ्लिक्टेड नहीं है वो भी सेपरेशन नहीं लेके आता। कई लोगों का कंसर्न होता है एक्स्ट्रा मैरिटल से सेपरेशन आएगा ही आएगा। वेल, दिस इज नॉट पर्टिकुलर ट्रू। पूरी तरह ये सच बात नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की 27 वाइफ्स हैं, 27 पत्नियां, फिर भी सेपरेशन नहीं है। सूर्य की एक वाइफ है, फिर भी सेपरेशन है। तो सेपरेशन डिपेंड्स ऑन योर बिहेवियर, एंड द सेकंड हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली एक्चुअल में आपके बिहेवियर के बारे में ज़्यादा बताती है। इसीलिए अगर पर्सन की पर्सनैलिटी ही सेपरेटिव टेंडेंसी की है, मतलब अगर खुद ही इंसान कोई चक्कू है तो वो तो जिस पे भी पड़ेगा उसको काटेगा ही, समझ सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा सेपरेशन कौन लाके आ सकता है, सबसे ज़्यादा मेलेफिक कौन हो सकता है यहाँ, वो है सूर्य। सूर्य का जो प्रथम नक्षत्र है वो कौन सा है? कृतिका। कृतिका को अगर आप देखोगे रेजर शार्प है। केतु के बारे में लोग कहते हैं कि केतु इज ऑल्सो अ सेपरेटिव प्लैनेट। वेल यस, केतु इज, लेकिन केतु का फर्स्ट नक्षत्र इज अश्विनी। अश्विनी में तो जो हॉर्सेज हैं, जो अश्विनी कुमार हैं, वो चेज कर रहे हैं सूर्य को। वो वास्तव में कनेक्ट होना चाहते हैं। केतु मोस्टली जो है चार्ट्स के अंदर कनेक्ट होना चाहता है, लेकिन केतु के साथ दिक्कत क्या है कि हेडलेस, उसके पास हेड ही नहीं है। उसको नहीं पता कि इसके अंदर अब चीज़ें चलेंगी कैसे। बट कम्स टू सूर्य, सूर्य के पास हेड भी है, ब्रेन भी है, माउथ भी है, सब कुछ है, और वो रेजर शार्प है। कृतिका है, वो कट कर देता है, वो काट देता है। वो है ना कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को है। वही है सूर्य, वो रेजर शार्प है, जिस तरफ वो कैंची चल जाती है उसको काट देता है। दिस इज वॉट प्लैनेट सूर्य डू। तो नवमांश कुंडली में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई प्लैनेट होता है मैरिज को सस्टेन करने में, वो होते हैं सूर्य। क्योंकि अगर सूर्य अफ्लिक्ट कर गए और बहुत प्लैनेटों के साथ कनेक्ट कर गए कि साहब ये बहुत ही प्लैनेटों के साथ कनेक्ट कर गया, तो भी एक हर्डल है। तो हर्डल है, मैरिज को बचाने में हर्डल है निश्चित रूप से, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वभाव सेपरेशन टेंडेंसीज वाला होगा, समझ रहे हैं। तो सूर्य किन किन प्लैनेटों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं उनका बहुत ध्यान रखना चाहिए नवमांश कुंडली के अंदर। सबसे खतरनाक स्थिति वो होती है जब सूर्य सेकंड हाउस में बैठ जाए या फिर सेकंड हाउस के अधिपति को देखने लग जाए कि साहब एस्पेक्ट कर रहे हैं नवमांश में, ये नवमांश की बातें हैं, उनको देख रहे हैं। ये खतरनाक स्थिति होती है, ये परेशानी करने वाली स्थिति होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ईगो, वो डोमिनेंस, वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा और सेपरेशन लाएगा। इसको कौन बचा सकता है, कौन प्रोटेक्ट कर सकता है? चंद्रमा, जुपिटर, शुक्र। अगर ये भी सेकंड हाउस को देखें या फिर सेकंड हाउस के अधिपति को देखें तो चीज़ें फिर भी कंट्रोल में है, कोई दिक्कत की यहाँ बहुत ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन सूर्य का सेकंड हाउस के लॉर्ड को देखना या ज़्यादा प्लैनेट्स के साथ नवमांश में कंजंक्शन बनाना एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा ट्रबलसम होता है। किसी तरह का सेपरेशन वो ला सकता है। अब सेपरेशन तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ, सामने वाला जो है 1000 किलोमीटर आगे जॉब करता है, ये भी एक तरह का सेपरेशन है। वेल यस, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेपरेशन। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कितना सेकंड हाउस एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है। देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठ गया, नवमांश में, अष्टम में बैठ गया, 12th में बैठ गया, यहाँ वो ज़्यादा पीड़ित है। नीच राशि में है और पीड़ित है। उच्च राशि का है तो बहुत मजबूत है, क्योंकि वो इतना मजबूत है कि एक आप सिंपल सी टर्म समझिए, सेकंड हाउस का लॉर्ड, सेकंड हाउस मतलब एक लॉर्ड उसका राजा है। अगर राजा शक्तिशाली है तो उसकी मूल इच्छा मैरिज को सेव करना है, और अगर राजा वीक है तो फिर मैरिज में परेशानियां, सेपरेशन देखने को मिलेगा। तो राजा कितना स्ट्रांग है किससे पता लगेगा? सेकंड हाउस में जो राशि आ रही है नवमांश कुंडली के अंदर, उसके स्वामी को देखिए, क्या वो उच्च का है, क्या वो शुक्र, गुरु, चंद्र, बुध इनके साथ जुड़ा हुआ है, और क्या ये जो प्लैनेट मैंने अभी बताए हैं ये भी पॉजिटिव प्लैनेट है आपके चार्ट के लिए। अगर है तो मैरिज सस्टेनेबल है। लेकिन अगर सूर्य ने बहुत कंजंक्शंस कर लिए हैं, सेकंड हाउस के लॉर्ड को एक्सपेक्ट कर दिया, तो ट्रबलसम सिचुएशन सिनेरियो बनेंगे। बात आती है कि अगर सेकंड हाउस में नवमांश कुंडली की लियो राशि आ गई है, वहाँ सूर्य बैठा हुआ है, तब आप ये समझ सकते हैं कि ये सूर्य बहुत स्ट्रेंथफुल है, मतलब पावर है इसके पास। ऐसे लोग क्या करेंगे, ऐसे लोग बहुत शक्ति बना लेंगे, पावर प्राप्त कर लेंगे, और उसके दम पे मैरिज इनकी सस्टेन करती है। जैसे पहले के समय जो राजा होते थे, उनके अगर आसपास के लोगों से पूछे तो वो सब उनसे भगना चाहते हैं। जैसे ही राजा का क्राउन गिरता है, फॉल करता है, वैसे ही सारे लोग तितर बितर हो जाता है। दिस इज द सेम सिनेरियो। तो अगर किसी का सूर्य सेकंड हाउस में बैठा हुआ है नवमांश कुंडली के, तो उससे पहले कह देना चाहिए जितना हो सके शक्ति केंद्रित कर लो, शक्ति अपने आसपास बना लो, क्योंकि ये शक्ति और ये तुम्हारी शक्ति के ही बल पे जो व्यवस्थाएं हैं वो चल पाएंगी। योर पावर विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ योर मैरिज। पावर ही आपकी डिसाइड करेगी। अदरवाइज तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ सूर्य, आप कहीं ना कहीं उस सेपरेशन का सामना कर सकते हो, वो डिस्टेंस आ सकती है। सूर्य साहब मेरा सेकंड हाउस में उच्च का है, ठीक है, उच्च का है, बहुत अच्छी बात है, एक्सॉल्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसका अर्थ है कि पावर बनाओ, यही डिवाइन की कॉल है। नवमांश कुंडली में जो भी ग्रह उच्च का होता है
वो डिवाइन से प्रोटेक्टेड होता है। तो इसका अर्थ है कि सिनेरियोज ऐसे बनेंगे, व्यवस्थाएं ऐसे बनेंगी आपके आसपास कि आपका जो पर्सन है वो एक तरह से बाउंड हो जाएगा मैरिज को चलाने के लिए। अदरवाइज नौमा सेकंड में बैठा हुआ सूर्य उच्च का भी क्यों ना हो सेपरेशन लाता है, तो सामने वाला पर्सन बाउंड हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा कि वो चला ही चला। अब दूसरी बात आती है कितने प्लैनेट सूर्य के नक्षत्र के अंदर है, ये भी मैरिज के सेपरेशन को डिसाइड करता है। कई बार ज़्यादा प्लैनेटों का सूर्य के नक्षत्र में होना इज़ नॉट दैट कोल, वो भी थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। उसका अर्थ ये है कि जितना सूर्य की ऊर्जा चार्ट के अंदर बढ़ती हुई जाएगी उतना सेपरेशन आता जाएगा। सेपरेशन जो है वो सूर्य से गवर्नड है, सूर्य से संचालित है, सूर्य से प्रभावित है। कोई पर्सन कहे कि साहब मेरा तो चंद्रमा भी है, मेरा तो शुक्र भी सूर्य के नक्षत्र में है, मेरा तो बुध भी सूर्य के नक्षत्र में है, मेरे तो सारे ही प्लैनेट सूर्य के नक्षत्र में है। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि या तो ये पर्सन जो है वो डोमिनेंस और पावर के दम पे सब कुछ चलाएगा, या फिर इसको सेपरेशन का सामना करना पड़ेगा, लोन इंडिविजुअल जीवन बिताना पड़ेगा। सो सेकंड जो प्लैनेट होता है सेपरेशन का वो होता है केतु। केतु भी सेपरेशन ओरिएंटेड प्लैनेट है। केतु क्या कहता है साहब? केतु ये कहता है कि अगर तुमने कोई दिक्कत करी तो मैं डिसअपियर हो जाऊंगा। केतु के साथ ये बात है। केतु कटर नहीं है, केतु डिसअपियर होने वाला प्लैनेट है। केतु दो कार्मिक कटर है, कार्मिक कटर केतु है डेफिनेटली, लेकिन केतु डिसअपियर हो जाता है। सूर्य डिसअपियर नहीं होता, सूर्य फाइट करेगा, इश्यूज लेके आएगा, सब कुछ करेगा और फिर सेपरेशन को चैनलाइज करेगा। केतु डिसअपियर होता है। शनि भी सेपरेशन लाते हैं, मंगल भी सेपरेशन लाते हैं, लेकिन हर प्लैनेट की अप्रोच अलग अलग है। सूर्य से जो सेपरेशन आता है वो इस तरह से आता है कि मतलब कोई डिस्टर्बेंस है नहीं मैरिज में, कि भाई साहब कोई जॉब के इशू नहीं, कोई मनी के इशू नहीं, कुछ भी नहीं, बट इट जस्ट इज देयर। ये समस्या यहाँ पर दिखाई देती है। तो हमें सेकंड हाउस ऑफ नवमांश कुंडली को समझना चाहिए। जितना आप उसको समझोगे उतनी आपको एक अंडरस्टैंडिंग अपनी मैरिज के बारे में मिलेगी। कई लोगों का कंसर्न होगा कि नवमांश तो ठीक है या नहीं है, इसका कैसे पता लगाएं? वेल ये बात बिल्कुल ठीक है। पता लगाने के लिए पिछले सेशंस के अंदर जो कि जॉब का सेशन था आई थिंक, उसमें हमने काफ़ी प्रिंसिपल्स दिए हैं। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं है कि आपका नवमांश क्या होना चाहिए तो उसको आप जाके देखिए। कई लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा रॉन्ग नवमांश लेके चलते हैं, क्योंकि बाय मिनट के फ्रैक्शन से उनका बिल्कुल संधि पे होता है तो वो चेंज हो जाता है। उसको और बेटर समझना है अगर, तो उसके लिए आप नवमांश को एक बार रेक्टिफाई कर सकते हो, आराम से कर सकते हो बाय चेकिंग योर उपपद लग्न। उपपद लग्न का कोई ना कोई संबंध जो है नवमांश की लग्न के साथ बनना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नवमांश इज व्हाट? नवमांश इज द रिफ्लेक्शन ऑफ उपपद लग्न, नथिंग एल्स। नवमांश उपपद का रिफ्लेक्शन ही है। कई बार इसके बाद कंसर्न क्या आता है कि थर्ड किस समय पे सेपरेशन होगा। देखिए हो सकता है कि आपके चार्ट के अंदर योग हो, लेकिन सेपरेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि प्रभाव ऑफ वो पर्टिकुलर दशा ना आए। दशा का अर्थ होता है दृढ़ कर्म। दृढ़ का मतलब है मैंने इंटेंशन से ये कर्म करा है, मैं सब कुछ जानता था फिर भी मेरी इंटेंशन थी इसको करना, ठीक है, तो वो दृढ़ कर्म होता है। उसमें दिक्कत क्या आती है? उसमें दिक्कत ये आती है कि जैसे ही वो दृढ़ कर्म चैनलाइज होता है बाय द दशा, वो सेपरेशन ले आता है। तो पहला योग होना चाहिए, दूसरी बात वो दृढ़ कर्म होना चाहिए, मतलब वो दशा होनी चाहिए। दशा को कैसे फिगर आउट करें? देखिए जब भी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स होती हैं तो उसमें तो एस्ट्रोलॉजर बता देते हैं इस दशा का ये संबंध था। कई बार हमारे लिए भी ईजी होता है कि हमको सामने वाला इवेंट का टाइम बता दे तो हम जस्ट उस पर जंप कर जाएंगे कि हाँ इस दशा का संबंध था, लेकिन आपको पता भी नहीं है। अब आपके सामने दशाएं ऐसे खुली हुई हैं, आदमी को लगता है ये क्या भाई समस्या की जड़ है, इसमें कहाँ कहाँ देखूँ, महादशा देखूँ, अंतर देखूँ, प्रत्यंतर देखूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। फिर उसको टेक्निक चाहिए। तो टेक्निक यहाँ पर सबसे अच्छी ये है कि उपपद कुंडली देख लीजिए, अपनी उपपद देख लीजिए कि आपका उपपद किस राशि में है लगन कुंडली के अंदर, कि साहब मेरा उपपद 10वें भाव के अंदर है और 10वें भाव में ये राशि आ रही है। अब ये राशि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे अष्टम राशि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 8 आगे काउंट करना होगा। पहले क्या करना है? उपपद कुंडली को देखना है। उपपद कैसे निकालते हैं नहीं पता, सेशन देख लीजिए हमारा है उपपद के ऊपर, तो उस सेशन को देख के आप निकाल सकते हैं। तो उपपद कुंडली को आपको देखना होगा कि उपपद कहाँ है। फिर इस उपपद से अष्टम जो राशि है, इस राशि की दशा, इसमें बैठे हुए ग्रह की दशा, इसमें जो ग्रह उच्च का होता है नीच का होता है, इनकी दशा सेपरेशन कॉजिंग होती है। वो चलते संबंधों में समस्याएं, परेशानियां, हर्डल लेके आती हैं। अब हमने काफ़ी चीज़ों को इस सेशन के अंदर कवर करा है, 2 से 3 टेक्निक को इसके अंदर कवर करा है। इन सब को और डिटेल में कवर करने के लिए हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से सेशंस लेके आएंगे। अदरवाइज कई लोग तो अभी कहेंगे कि आपने जो है वो सारे कुछ बना दिया है और हमको समझ नहीं आ रहा। 2-3 बार देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है। सिंपल एस्ट्रोलॉजी अगर करोगे तो सिंपल ही जीवन जी पाओगे, या सिंपल से भी नीचे लेवल का। अगर अपने आप को अपलिफ्ट करना है, उठाना है, हर सेक्टर में उठाना है, तो उठना शुरू कर दीजिए, बुद्धि को खोलना शुरू कर दीजिए। अब बात आती है सूर्य की, कि सूर्य हमारी नवमांश कुंडली में किस तरह से कार्य कर रहा है। देखिए सूर्य जहाँ पर भी होगा वो एक पर्टिकुलर ऊर्जा सेपरेशन कॉजिंग होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ सेपरेशन टेंडेंसीज होती है। अगर नवमांश कुंडली के फर्स्ट हाउस में ही सूर्य बैठा हुआ है, ठीक है,
तो फर्स्ट हाउस नवमांश कुंडली का आपके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ से पता लगता है कि इस पर्सन के अंदर, इसकी आत्मा के अंदर सूर्य का प्रभाव बहुत गहरा है। हो सकता है कि इसकी पर्सनालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली हो, लोगों के लिए काम करने वाला पर्सन हो सकता है, लेकिन वो एटीट्यूड में सूर्य रिफ्लेक्ट करेगा। इसीलिए आपके प्रेजेंस से आप अगर किसी कमरे में भी बैठ जाओ तो हो सकता है लोगों को सूर्य की वाइब्रेशन फील हो जाए कि साहब हमारे आसपास तो सूर्य जैसा इंसान बैठा हुआ है। तो यहाँ पर आपकी बॉडी, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर और आपके स्पाउस का भी बिहेवियर, ये जनरली सेपरेशन कॉजिंग हो सकते हैं। और जनरली यहाँ पर अगर सेपरेशन आएगा सो इट इज़ पॉसिबल कि ये स्पाउस की तरफ से ज़्यादा चैनलाइज होगा, क्योंकि 7th हाउस से 7th है ये पोजीशन। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आपके एटीट्यूड या आपके बिहेवियर में समस्या कम है, लेकिन सामने वाले पर्सन के अंदर उसको सेंस बनाने की या वो डायरेक्शन लेस फील करता है। और अगर वो पर्सन गवर्नमेंट जॉब, फादर से रिलेटेड इश्यूज़, इन सब से भी परेशान है तो ये कंफर्म मानिए कि वो पर्सन सूर्य को लेकर डायरेक्शन लेस है। वो आपकी स्ट्रेंथ को नहीं समझ पाएगा और स्ट्रेंथ ना समझने की वजह से समस्याएं आएंगी। जैसे कि आपको ऑफिस में जाना है या आपके आसपास 10-15 लोग रहते हैं, या आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या आप जो है अपने फादर से अच्छे संबंध बनाना चाहते हो, आप अपने फैमिली में एज अ रिस्पॉन्सिबल मेल या फीमेल बिहेव करते हो, सामने वाला पर्सन इन बातों को नहीं समझ पाएगा। ये पर्टिकुलर एक रीजन हो सकता है सेपरेशन के चैनलाइज होने का। इफ इट इज इन द सेकंड हाउस, देन सेकंड हाउस इज व्हाट? सेकंड हाउस इज द बिहेवियर, इट इज द स्पीच, इट इज द अर्थ, पैसा, धन, ये यहाँ से आता है। और ये आपके स्पाउस की फैमिली में लगे हुए पितृ दोष को भी इंडिकेट करता है। इसका अर्थ है कि पितृ दोष जो है स्पाउस की फैमिली की तरफ है। या तो पॉजिटिव में ये हो सकता है कि स्पाउस की फैमिली साहब इतनी स्ट्रांग है, इतनी डोमिनेंट है, उनके फादर इतने डोमिनेंट है कि उनकी वजह से ही समस्या आ गई। और नेगेटिव में ये हो सकता है कि माना फादर है ना कोई और मेल है, वहाँ दिक्कतें, समस्याओं का सामना मुझे ज़्यादा करना पड़ता है, तो मेरा कम्युनिकेशन उनके साथ अच्छी तरह से नहीं चल पाता, इसकी वजह से कोई समस्या आ गई। सेकंड हाउस में बैठे हुए सूर्य की मूल आदत यही होती है, जितना आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मेल बना पाओगे, या इवन इन फीमेल, कि आप, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ साहब, मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कि मेरे स्पाउस की फैमिली को गाइड करने, उनको हेल्प करने, इन सब के लिए तैयार हूँ, तो वो सेपरेशन यहाँ पर कंट्रोल्ड रहेगा या नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर हमने इस सेकंड हाउस को और पॉल्यूट कर दिया कि एक तो वहाँ पे समस्या, ऊपर से हम भी ऐसे ईगोइस्टिक पर्सन, क्योंकि आपके अंदर भी जैसे ही आप धन कमाने लगोगे, आपका फाइनेंस अब पहुँच जाने लगेगा, आपके अंदर भी वो ईगो रिफ्लेक्ट करेगा और वो एक सोर्स या फिर एक सेंस ऑफ रिफ्लेक्शन, सेपरेशन ला सकता है कि इन सब चीज़ों की वजह से कुछ हमको सेपरेशन का सामना करना पड़ गया। अगर हम थर्ड हाउस के अंदर बात करें कि नवमांश कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य महाराज विद्यमान है, तो नवमांश कुंडली का तीसरा भाव आपके स्पाउस के भाग्य को रिफ्लेक्ट करता है और आपके कम्युनिकेशन को रिफ्लेक्ट करता है। आपके बातचीत करने के तरीके, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, कितनी जल्दी मैं डिसीजंस को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, इन सब को रिफ्लेक्ट करता है। इन द पॉजिटिव आप कह सकते हो कि आपके स्पाउस का भाग्य आफ्टर मैरिज ग्रो कर सकता है, और द सेकंड ये हो सकता है कि कॉज उनका भाग्य ग्रो कर गया, उनके पास चीज़ें जो है वो डिवाइन से प्राप्त हो गई, इस वजह से उनका कम्युनिकेशन भी जो है वो डिस्टर्ब हो गया। और द नेगेटिव साइड आप ये कह सकते हैं, और ये सब बात ध्यान रखिएगा, सेकंड हाउस को ध्यान में रख के, इट जस्ट की सेपरेशन अगर होगा तो यहाँ से ये पर्टिकुलर ऊर्जा हो सकता है हमारा साथ नहीं दे पा रही हो। और नेगेटिव के अंदर आप थर्ड हाउस को कह सकते हो कि यहाँ से आपके लिए गए जो एक्शंस हैं या जो इनिशिएटिव्स हैं वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे जिसके अंदर कि भाई इस पर्सन ने एक्शन लिया, इसने कोई इनिशिएटिव लिया, इसने कोई बिजनेस खोला, इसने कोई बड़ा कार्य करने ये गया, लेकिन इसने मेरे फादर से या फिर अपने सीनियर्स से बात नहीं करी, घर के बड़े लोगों से बात नहीं करी। ये भी एक सेंस ऑफ सेपरेशन हो सकता है, क्योंकि नवमांश कुंडली का जो थर्ड हाउस होता है उसमें राहु की ऊर्जा सबसे प्रबल होती है। राहु और सूर्य का कहीं भी बना हुआ संबंध एक तरह के कन्फ्यूजन को इंडिकेट करता है। तो कम्स टू योर एक्शंस, आप अपने एक्शंस को लेके कंफ्यूज हो सकते हो आफ्टर मैरिज। ये हो सकता है कि ये करूँ या ना करूँ। और स्पाउस की तरफ से क्या दिक्कत है, स्पाउस का जैसे ही भाग्य ग्रो करेगा उस पर्सन को कन्फ्यूजन है, उसको नहीं पता कि अब इन अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे मिली हैं या जो अवसर आए हैं इन्हें कैसे यूटिलाइज करूँ। तो गलत में कहीं ना कहीं वो टेंशन देने वाला या सेपरेशन देने वाला एक पर्टिकुलर ऊर्जा का क्षेत्र बन सकता है। अगर यही सूर्य फोर्थ हाउस में बैठे हुए हों तो वेल जनरली तो ये इंडिकेट करते हैं कि स्पाउस का प्रोफेशन ही सूर्य से रिलेटेड है। गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य हो सकता है, या फिर कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिसमें वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉस या अथॉरिटेटिव फिगर की भूमिका निभाते हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉस की भूमिका को रिफ्लेक्ट करे इन द प्रोफेशन, ये इंडिकेट होता है। और ये सेंस ऑफ आप कह सकते हैं यहाँ से भी मैरिज में कुछ तनाव आता है, क्योंकि आपके लिए ये जो फोर्थ हाउस है ये मैरिज की हैप्पीनेस है, मैरिटल हैप्पीनेस है। यहाँ पर सूर्य की पोजीशन है, मैरिटल हैप्पीनेस से एक तरह का सेपरेशन स्टार्ट ने फेस करा है। करने का रीज़न क्या है, स्पाउस की तरफ से उनका प्रोफेशन है कि साहब मेरा प्रोफेशन की वजह से मैं चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। और आपकी तरफ से क्या दिक्कत हो सकती है, फ्रॉम योर साइड द दिक्कत इज
प्लैनेट सूर्य का 4th हाउस में होना, ये पाताली सूर्य कहते हैं ऐसा कि ये सूर्य बहुत डेप्थ में चला गया है, बहुत नीचे चला गया है। फीमेल्स के लिए ये ज़्यादा ट्रबलसम सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि सूर्य एक तरह से मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि अबाउट द मेल इन योर लाइफ आपको वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग ना हो कि जीवन में कौन सा सही पर्सन प्रेजेंट है और कौन सा सही पर्सन प्रेजेंट नहीं है। बट फॉर मेल एनर्जी आई डोंट थिंक कि मेल एनर्जी में ये सूर्य बहुत ज़्यादा ट्रबलसम या चैलेंजिंग रह सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 4th हाउस प्रोफेशन का है। कितने ही फीमेल्स होंगी जो कि प्रोफेशन के अंदर होंगे, लेकिन मेल एनर्जी के लिए अगर कोई मेल देख रहा है, कोई फीमेल देख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये कंसर्न का पार्ट है। विद दिस पॉइंट ये ज़ोडिएक साइन, सेकंड हाउस, उसका लॉर्ड सब मैटर करता है। हम जस्ट हम आप कह सकते हैं एक रोप बांधने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हम चीज़ों की तरफ चल पाएँ, कि हाँ इस रस्सी के सहारे हम चीज़ों को पकड़ पकड़ के टटोलते हुए पहुँच जाएँ कि ये पर्टिकुलर हाउस है, हमें ये मैनेज करते हुए चलना है। अगर हम 5th हाउस की बात करें, that Surya in the Navmansh Kundli sitting in the 5th house. Now 5th house of Navmansh Kundli is what? नवमांश कुंडली का 5th हाउस आपके लिए संतान को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब संतान की पूर्ण ऊर्जा क्या आपको प्राप्त होगा, ये 5th हाउस से आता है। आपके रिलेशनशिप्स को इंडिकेट करता है। मैरिज बिफोर रिलेशनशिप्स यहाँ से निकल के आते हैं। आपके स्पाउस के लिए ये उनका लाभ है, और आपके स्पाउस के लिए कहीं ना कहीं ये उनके सिबलिंग्स को भी रिफ्लेक्ट करता है और उनकी एक्शन टेकिंग कैपेबिलिटीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि मैं कितना एक्शन ले सकती हूँ, मेरा फ्रेंड सर्कल कितना बड़ा है। ये सब बातें यहाँ से आती है। मैं कहूँगा अगर स्पाउस की तरफ से देखा जाए तो जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो तब आ सकती हैं जैसे कि उनका सोशल मीडिया सेक्टर बहुत बड़ा हो गया, कि आप बहुत फेमस पर्सन है। सेकंड बात, उनका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, कि बहुत ज़्यादा ही इसके फ्रेंड सर्कल है, मतलब इसका फ्रेंड सर्कल लिमिट से आगे चलता है। थर्ड बात ये हो सकती है कि उनको लाभ बहुत होने लग गया, कि उनके नेम पे उनके फादर ने और प्रॉपर्टीज़ करा दी और उनको लाभ प्राप्त हो रहा है। जिस भी काम में एंगेज होते हैं उसके अंदर उन्हें लाभ होता है, तो इससे उनका ईगो अपलिफ्ट हो सकता है। और जैसे ये ईगो अप पे जाएगा, कहीं ना कहीं ये मैरिज में वो सेपरेटिव टेंडेंसीज को चैनलाइज करेगा। और दूसरी तरफ जीव से परेशानी संतान पक्ष से हो सकती है। तो इन दो एरियाज को अगर प्रोटेक्ट करके रखा जाए, ध्यान से रखा जाए और किसी मंदिर किसी टेम्पल को विजिट करते रहा जाए, तो ये जो ऊर्जा है सूर्य की इन द 5th हाउस इस काफ़ी अच्छी ऊर्जा है। क्योंकि 5th हाउस कहीं ना कहीं नवमांश कुंडली का जो 5th हाउस होता है वो सूर्य का एक तरह से मूल हाउस है। एक मूल हाउस की बात होती है कि यार ये मेरा मूल हाउस है और वो यहाँ इसको डिस्टर्ब करने की बहुत भूमिका अदा नहीं करेंगे। लेकिन अगर कभी सेपरेशन होगा या फिर वो तनाव देखने को मिलेगा तो वो इस पर्टिकुलर हाउस की वजह से ज़्यादा मिलेगा। इसी के साथ आपको सेकंड हाउस को भी देखना है, उसमें कौन बैठा हुआ है, कहाँ से वो कनेक्टेड है, सबको आपको देखना है। हम इसके अंदर कर क्या रहे हैं, हम इसके अंदर एक रस्सी डालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हम धीरे धीरे पहुंच जाएं उन चीज़ों के अंदर कि कैसे कौन सा पर्टिकुलर हाउस ऑफ नवमांश, कौन से पर्टिकुलर एरियाज ऐसे हैं जिसका मुझे सबसे अधिक ध्यान रखना है। जो अगर बिगड़े, डिस्टर्ब हुए तो दिक्कत हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई संबंध है, आपके स्पाउस का कोई पर्सन है, मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, उसमें उस पर्सन का कोई फ्रेंड इन्वॉल्व है। फ्रेंड को ऐसी एडवाइस दे देगा जो खतरनाक हो जाएगी, लिटरली बहुत खतरनाक हो जाएगी। तो आपको अगर ध्यान रखना है तो हाँ यार ये एरियाज के बारे में मुझे ध्यान रखना है। आई एम नॉट सेइंग कि सेपरेशन आप यहीं से आएगा, ये तो हाउस जब भी एक्टिवेट होगा सेपरेशन लाएगा। आई एम सेइंग कि इसके अंदर वो टेंडेंसीज है, इसके अंदर वो ऊर्जाएं हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है तो ये धीरे धीरे डिस्टर्बेंस क्रिएट ही करेगा। उसको कंट्रोल में रखना चाहिए बाय डूइंग सम रेमेडीज, उपाय करके। अब अगर हम चलें 6th हाउस ऑफ नवमांश कुंडली पे, तो 6th हाउस ऑफ नवमांश कुंडली क्या है, या आपके स्पाउस का, आपके साथ जो रिलेशनशिप में पर्सन है उसके लिए ये कहीं ना कहीं 12th हाउस पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपके रिलेशनशिप या आपके स्पाउस के बारे में बात की जाए तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है 6th हाउस ऑफ द नवमांश कुंडली, ये रिफ्लेक्ट करता है फॉरेन ट्रेवल्स को स्पाउस के लिए। तो अगर कहीं पे भी रिलेशनशिप्स के अंदर या फिर मैरिज के अंदर बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल की बात होती है, बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो मोक्ष, लिबरेशन, अध्यात्म, इन चीज़ों की बात होती है, तो भी ये सेपरेटिव टेंडेंसीज को चैनलाइज कर सकता है सूर्य का यहाँ पर पोजिशन होना। सेकेंड बात ये हो सकती है कि आपकी तरफ से जो सूर्य है, ये पर्टिकुलर 6th हाउस है, ये रिफ्लेक्ट करता है आपके बंधनों को, कि मैं कितना बंधनों में हूँ, कितनी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कि मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद तो ले ही नहीं पा रहा, कोई और पर्सन मेरे लिए लाइफ के डिसीजन ले रहा है। तो यहाँ मेरी यही सजेशन रहेगी कि आप अपनी तरफ से अपनी लाइफ के डिसीजन स्वयं लीजिए, बंधनों को काटने की कोशिश कीजिए, बंधनों को कट करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा अंडर किसी के प्रेशर होना इज़ नॉट कूल। और उसमें भी अगर प्रेशर फादर का है एंड यू आर इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट, कि मेरे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही चारों तरफ है मेरे, तो बहुत ट्रबलसम है। क्योंकि सेकंड हाउस को जनरली भी हम हाउस ऑफ सेपरेशन कहते हैं, कि ये जो है वो लीगल सेपरेशन ला सकता है। यहाँ पर सूर्य की पोजीशन भी हो जाना, इसका अर्थ है कि आत्मा पे अगर बंधन बहुत है, आपको ये फील होता है कि मैं कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहा, माई फादर डिसाइडिंग एवरीथिंग फॉर मी,
ट्रबलसम है, उस चीज़ से बचना चाहिए। और जिस तरह के आपके स्पाउस की बात है, योर स्पाउस कम्स टू सूर्य, ही इज़ लॉस्ट और शी इज़ लॉस्ट। मतलब ये जो सूर्य है ये स्पाउस के लिए मरण कारक स्थान जैसा है। इसका अर्थ है कि अगर प्रेम संबंध है तो ज़्यादा ये दिक्कत हमें फेस करनी पड़ेगी, ये सेपरेशन एंड ऑल, इनकी ऊर्जाओं को ज़्यादा हमें दिक्कतों में मतलब परेशानियों के अंदर देखना पड़ेगा। सेकंड बात आप ये कह सकते हैं कि ये जो पोजीशन सूर्य है ये इंडिकेट करता है कि आपके स्पाउस का जो ईगो है वो लॉस्ट है। मतलब उनका ईगो कोई किसी बात को लेके, किसी चीज़ को लेके चैनलाइज नहीं है, एकदम से मूड स्विंग्स में रिफ्लेक्ट करता है कि कभी भी पर्सन को जो ईगो है वो आ जाता है, कभी भी उसका जो पारा है हाइपर पे चला जाता है। ये दिक्कत यहाँ पर सूर्य रिफ्लेक्ट करते हैं। और थर्ड, फॉरेन ट्रेवल, अध्यात्म, मोक्षा, लिबरेशन, इनकी बात बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। एंड जब भी आप इनकी बात करें, कोशिश करें कि आपके फादर बहुत आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर या बंधनों के अंदर पुश ना करें। अगर वो कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक ट्रबलसम पोजीशन बन सकती है फॉर द सस्टेनमेंट ऑफ पर्टिकुलर मैरिज थिंग। उसकी सस्टेनमेंट में यहाँ से दिक्कत आ सकती है। टाइमिंग, सेकंड हाउस, उसके नक्षत्र, सूर्य की पोजीशन सब इंपॉर्टेंट है, बट हम एक केवल और केवल लेयर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार ये हाउस जो है ये हमें मैनेज करके रखने चाहिए। अगर हम 7th हाउस की बात करें कि नवमांश कुंडली के 7th हाउस में सूर्य हो तो इसका अर्थ है कि आपको जो पर्सन मिलेगा एज अ स्पाउस वो सूर्य ही है। तो सूर्य जैसा पर्सन मिलेगा, इसका अर्थ है कि वो डोमिनेंट तो होगा, उसकी पर्सनालिटी, उसका बिहेवियर वो रिफ्लेक्ट करेगा कि भाई सूर्य बैठा हुआ है कमरे में, सूर्य है साहब कमरे में, वो प्रकाश रहता है तो अच्छे में आप कह सकते हो कि लाइट है इस पर्सन के अंदर, लॉस्ट नहीं है, इसे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। बट कम्स टू नेगेटिव, आप कह सकते हो कि ईगो, डोमिनेंस, वो रिफ्लेक्ट करता रहता है। हल्की सी भी बात कहेंगे, उनकी बॉडी बिहेवियर, उनकी पर्सनालिटी, वो सब ऐसी होगी कि यार यहाँ से सूर्य ही सूर्य हमें दिखाई दे रहा है। जनरल बिहेवियर ऑफ सूर्य सेपरेशन कॉजिंग होता है। 7th हाउस में क्या ये सेपरेशन लेके आएंगे ही आएंगे, आप इसे जनरलाइज नहीं कर सकते कि यहाँ पर बैठा हुआ सूर्य तो सेपरेशन लाएगा। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य एक्चुअल में मैरिज में आपको एज अ पर्सन, एज अ पार्टनर सूर्य देने की कोशिश करेंगे कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है वो मिल जाता है। नेगेटिव व्यवस्था तब बन जाएगी जब सेकेंड हाउस के लॉर्ड का संबंध भी सूर्य के साथ है, या फिर सेकंड हाउस के लॉर्ड को सूर्य देख रहे हैं, या फिर सेकंड हाउस नवमांश कुंडली के लॉर्ड जो है वो पीड़ित है 6, 8, 12 भाव में, तब ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। तब ये ऐसा हो सकता है कि आप लॉस्ट हैं, मतलब आपको नहीं पता कि इस पर्सन को मैं डायरेक्शन कैसे दूँ। सप्तम भाव का जो सूर्य होता है उसके साथ सबसे बड़ी समस्या पता है क्या होती है, वो सनसेट का टाइम होता है, वो सनराइज का टाइम नहीं होता। तो उसमें वो डूब रहा है, एक तो वो डूब रहा है, दूसरी वो बात नहीं मान रहा। तो इसका अर्थ है कि आप हमेशा लॉस्ट रहोगे कि मैं इसको डायरेक्शन दूँ तो कैसे दूँ, मैं इसे क्या कहूँ कि ये काम कर, ये मत कर। जब भी बात उसके डायरेक्शन देने की आएगी तब सबसे बड़ी समस्या है। मान लो वो पर्सन जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, अपना सारा जीवन चला रहा है, इट्स ओके। जिस दिन वो डायरेक्शन खो गया, जिस दिन उसको डायरेक्शन की ज़रूरत हुई, गाइडेंस की ज़रूरत हुई और आपने गाइड करने की कोशिश करी, वहीं पे आपको वो सूर्य रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि साहब अब बस बात आ गई है तनातनी की, क्योंकि आपकी गाइडेंस वन तरफ और उस पर्सन का सूर्य दूसरी तरफ, ये कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर ये सूर्य अष्टम भाव के अंदर हो तो 8th हाउस के अंदर बैठे हुए सूर्य एक्चुअल में आपकी फैमिली के अंदर आते हुए पितृदोष को रिफ्लेक्ट करता है, और आपके स्पाउस की फैमिली के अंदर आते हुए प्रबल सूर्य की भावना को इंडिकेट करते हैं कि आपके स्पाउस की जो फैमिली है उनके अंदर प्रबल सूर्य है। सूर्य का अर्थ है कि वहाँ डोमिनेंस भी हो सकता है, और हो सकता है कि परिवार में भी किसी का संबंध जो है आपको सरकारी किसी क्षेत्र से देखने को मिल जाए, पॉलिटिक्स से मिल जाए, सरकार से मिल जाए, या फिर कोई बहुत बड़ा सीनियर ऑफिसर हो सकता है, अथॉरिटेटिव फिगर हो सकता है कि साहब पावर है इस आदमी के पास। हमारी तरफ से ये पितृदोष को लेकर आता है। तो नवमांश कुंडली के अष्टम भाव में, 4th हाउस में, इनमें बैठे हुए प्लैनेट्स को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देने की बात कहूँगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर मोक्ष का त्रिकोण है। मोक्ष का त्रिकोण, सूर्य, केतु, जब ये इनसे संबंध बनाते हैं तो वो कहते हैं कि आत्मा को मोक्ष की यात्रा करवाएंगे, और जब वो यात्रा करवाएंगे नवमांश कुंडली से, वो किसी तरह के जॉल्ट को लेके आएंगे, किसी तरह के झटके को देने की कोशिश करेंगे कि एकदम से झटका आता है ना गाड़ी में, बंद गाड़ी में एक झटका दिया, धक्का, और गाड़ी चालू हो गई। उस तरह के झटके बार बार लाने की कोशिश अष्टम भाव के सूर्य करते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये झटके या फिर ये चैलेंजेस स्पाउस की फैमिली की तरफ से आ सकते हैं, और दिक्कतें तब ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी जब हम उन्हें गाइड करने की कोशिश करेंगे। आपने स्पाउस की फैमिली को ये बताने की कोशिश करी, ये करो मत करो, बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर दिक्कत है। अब ये केवल तब होगा जब आप इस हाउस को एक्टिवेट करोगे या इसको पावर अप करोगे। अदरवाइज सेपरेशन एंड ऑल के लिए आपको सेकंड हाउस को भी देखना पड़ेगा, उसमें बैठे हुए प्लैनेट को भी देखना पड़ेगा, वो कहाँ पे है उसको भी देखना पड़ेगा। मैं आपको समझाने की इस तरह कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाएं कि भाई ये जो हाउस है ये मुझे कम से कम एक्टिवेट रखना है। अगर मैं इसे ज़्यादा एक्टिवेट करूँगा तो ये सेपरेशन चैनलाइज करेगा, उठाएगा ये सेपरेशन, ये कहेगा ठीक है भाई देख लेते हैं तुम्हें,
उसमें भी अगर आपको इमोशनल सस्टेनेबिलिटी चाहिए, इमोशनल कंपैटिबिलिटी चाहिए फ्रॉम द स्पाउस फैमिली, तो आप समझिए कि हम गलत चीज़ को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमें देखना ये चाहिए कि कितनी स्टेटस, कितना पावर, कितना सपोर्ट हम वहाँ से ले सकते हैं, रादर देन गाइडिंग दैम। उनको गाइड करने से बेटर है कि ये चीज़ ले ली जाए, प्राप्त करी जाए। अगर 9th हाउस में सूर्य हो तो वेल 9th हाउस के अंदर बैठे हुए सूर्य आपके स्पाउस के बारे में आप कह सकते हैं कि उनकी एक्शन लेने की पावर को इंडिकेट करता है कि कितनी जल्दी कितने बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव एक्शंस, डायरेक्शंस ये पर्सन ले सकता है, क्या क्या बड़ा कार्य ये कर सकता है, उसकी पावर 9th हाउस के बैठे हुए सूर्य दिखाता है। तो अगर स्पाउस के बारे में बात है तो स्पाउस के अंदर वो सूर्य की प्रबल पावर है, डायरेक्शन दे सकते हैं, डायरेक्शन ले सकते हैं, बड़े बड़े कार्य करने की इच्छा उनकी हो सकती है, और आपकी तरफ से ये आपके गुरु को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं मानता हूँ कि नवम भाव में बैठे हुए सूर्य की जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर जुपिटर और सूर्य का एक तरह का संयोग है, एक तरह का आत्मीय संबंध है, एक तरह का यूनिवर्स में बना हुआ एक संबंध है, और वो पॉजिटिव रूप में आपके स्पाउस को काफ़ी अच्छी पदोन्नति दे सकता है, काफ़ी प्रमोशंस एंड ऑल प्रोवाइड कर सकता है। हाँ, अगर यहाँ पर स्पाउस के ब्रदर एंड ऑल इन्वॉल्व हो जाए, मतलब आपका पर्सन है, पर्सन के सिबलिंग्स हैं या फिर कज़न ब्रदर एंड ऑल हैं, तो वहाँ से कोई दिक्कत उठ के आ सकती है। वो कोई ऐसी एडवाइस दे सकते हैं जिससे कि बने हुए संबंध में हमें तनाव का सामना करना पड़ जाए। तो उस एरिया के ऊपर, उस पर्टिकुलर ऊर्जा के ऊपर हमें सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। बड़े बड़े कार्य अगर आपके स्पाउस करना चाहते हैं दैट इज़ ओके, क्योंकि नवम भाव में बैठा हुआ सूर्य विद द हेल्प ऑफ जुपिटर, मतलब किसी गुरु की मदद से बड़े बड़े कार्य करने की क्षमता निश्चित रूप से चार्ट के अंदर रखता है। दिक्कत तब आती है जब ये सूर्य के पास गुरु की गाइडेंस ना हो और उनके आसपास राहु जैसे लोग मंडराने लग जाए, क्योंकि नवम भाव में जो मरता है प्लैनेट या मरण कारक स्थान है वो राहु का है। तो अगर उनके आसपास राहु जैसे लोग भ्रमण करने लग जाएं, राहु की पर्टिकुलर दशा आ गई, अंतरदशा आ गई, तो कुछ ट्रबलसम सिचुएशंस को आप मान सकते हो कि वो एकदम से बाहर निकल के आ सकती है। कि साहब स्पाउस ने बहुत बड़े कार्य में पैसा लगा दिया बट ही इज़ लॉस्ट, उसको नहीं पता कि अब ये कार्य कैसे होगा। सेकंड थिंग इज कजिन ब्रदर ऐसे हैं जो कि थोड़े से राहु जैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, सिबलिंग्स ऐसे हैं, तो वहाँ से कुछ दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। बट रिमेंबर द फंडामेंटल पॉइंट इज सेकंड हाउस को पहले देखिए। ये तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि इस हाउस में बैठ के सूर्य इन ऊर्जाओं को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इन्हें बहुत चैनलाइज करेंगे तो सूर्य कहेंगे कि ठीक है यार तुम चैनलाइज कर रहे हो, लो सेपरेशन, समझ रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर अगर कोई पर्सन होता है जिसको दिक्कत होती है तो मेरी बेस्ट एडवाइस होती है कि जाओ किसी टेम्पल में, गुरु के पास, गुरु के समीप रहो, सबसे बेस्ट है। अगर 10th हाउस हो तो 10th हाउस मैरिटल हैप्पीनेस है, आपके स्पाउस के लिए ये उनका परिवार है और आपके लिए ये आपका प्रोफेशन है। तो आप मान सकते हैं कि अगर स्पाउस की तरफ से बात है तो उनके परिवार में ही सूर्य की विद्यमानता है। सूर्य का परिवार में होना काफ़ी अच्छा होता है। परिवार में जैसे टेम्पल जहाँ पे होता है ना, वो सूर्य को रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह आप मान सकते हैं कि कॉज परिवार के अंदर सूर्य है, कहीं ना कहीं इस पर्सन की मदर के ऊपर सूर्य का ओवर डोमिनेंस है। अगर मदर पूजा पाठ एंड ऑल, स्पिरिचुअल एंड ऑल इन प्रैक्टिसेस के अंदर है तो सिचुएशन ठीक है। और अगर वो इन चीज़ों के अंदर नहीं है और बाहरी तत्वों के अंदर लगे हुए हैं, सूर्य जितना राहु के समीप होगा, जैसे कि बाहरी कार्यों के अंदर लगे रहते हैं, कई बार तो नया नया प्रचलन ये किटी पार्टी एंड ऑल इनका भी है, तो अगर ऐसे कार्यों के अंदर स्पाउस की मदर इन्वॉल्व है तो वो थोड़ा सा ट्रबलसम हमारे लिए रह सकता है, मेरा मानना यह है। दूसरा, क्योंकि घर के अंदर सूर्य प्रेजेंट है, वो डोमिनेंस या फिर वो स्टेटस, वो पावर की लड़ाई तो आपको यहाँ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इस आप यहाँ डोमिनेंस, पावर फैक्टर ये तो है ही है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अगर उसको हम चैलेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा हमारे लिए, क्योंकि हमारा प्रोफेशन है। मैं मानता हूँ कि इस हाउस में सूर्य के होने से डिस्टर्बेंस आपकी तरफ से ज़्यादा नहीं, आपके स्पाउस की तरफ से ज़्यादा आएगी। और कहीं ना कहीं स्पाउस को मेन प्रॉब्लम ही ये होगी कि जिस भी परिवार से वो आ रहा है वो वहाँ पर लॉस्ट फील करता है। वो वहाँ ये फील करता है कि यहाँ पावर प्ले, पावर पॉलिटिक्स एंड ऑल ये सब चलता रहता है। हो सकता है उसको आपकी आवश्यकता बहुत हो कि कम्स टू इमोशनल सिक्योरिटी मुझे वो प्रोवाइड करो, बट कॉज दिस सूर्य इज ऑल अबाउट योर प्रोफेशन, आप अपने प्रोफेशन में बिजी हो, तो ये इमोशनल सिक्योरिटी बिकम्स अ बिग हर्डल व्हेन एवर सूर्य सिटिंग इन द 10th हाउस फ्रॉम योर स्पाउस साइड इन जनरल। बट ये भी सेपरेशन तब लेके आ सकता है जब सेकंड हाउस अफेक्टेड हो। सस्टेनेबिलिटी वहाँ है, मैं तो ये बता रहा हूँ आपको कि ये हाउस, ये ऊर्जा अगर एक्टिवेट करोगे रिलेशन के अंदर तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, वो सेपरेशन कॉजिंग हो सकता है। अगर हम 11th हाउस की बात करें कि सब सूर्य सिटिंग इन द 11th हाउस, नाउ सूर्य इन द 11th हाउस रिफ्लेक्ट्स व्हाट फॉर योर स्पाउस, इट इज मोर टू हर रिलेशनशिप, टू हर चिल्ड्रंस एंड ऑल, एंड फॉर यू इट इज ऑल अबाउट योर भाग्य, ऑल अबाउट योर लाभ। तो अगर स्पाउस की तरफ से बात करते हैं तो स्पाउस को अगर कोई पर्टिकुलर फियर है या कोई पर्टिकुलर इशू है तो वो केवल और केवल उठ के आएगा फ्रॉम द रिलेशनशिप साइड। पास्ट का कोई पर्सन लाइफ के अंदर वापस आ गया,
अब भी पर्सन जो है वो बाहर संबंधों की तरफ तलाश कर रहा है, ये सब बातें हो सकती हैं। या फिर उसके इमोशंस जो हैं वो बहुत वॉलेटाइल हैं, बदलते रहते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो होता है वो इमोशंस का भी हाउस होता है। या फिर उसने साहब वापस से स्टडीज़ शुरू कर दी हैं, पढ़ाई एंड ऑल शुरू कर दी है, तो वो सूर्य एक्टिवेट होगा। सूर्य जब भी एक्टिवेट होगा वो दूरियां बनाएगा, उसकी इच्छा होती है कि दूरी बना दो। या आपको एकदम से लाभ प्राप्त होता है, आपको बाहर जाना पड़ जाता है, उससे कोई दूरियां आ सकती हैं। मेरा बेस्ट सजेशन ये है कि सूर्य अगर 11th हाउस में है तो दिक्कतें यहाँ पर नहीं हैं। लाभ के लिए ये बहुत अच्छा है, बट लाभ जब आता है तो हमें लॉस्ट नहीं हो जाना चाहिए। और स्पाउस की बात है तो उससे उसके रिलेशनशिप्स एंड ऑल इनके बारे में जितना कम पूछें उतना बेटर है। संतान प्राप्ति के बाद टेम्पल विजिट करना ही करना चाहिए, ताकि सूर्य की ऊर्जाएं जो है वो कंट्रोल हो सके। ये एक उपाय के रूप में हो सकता है बहुत अच्छा, जिससे कि किसी भी तरह की दूरी का सामना हमें ना करना पड़े। बट अल्टीमेट फाइनल सेपरेशन या फिर मैरिज की सस्टेनेबिलिटी वो आती है सेकंड हाउस ऑफ नवमांश कुंडली से, उसको देखना मस्ट है। अगर हम 12th हाउस की बात करें तो वेल, सूर्य इन 12th हाउस इज व्हाट कम्स टू ईगो गाइज, आई थिंक यू आर लॉस्ट। आपको नहीं पता कि ईगो को लेके फादर स्पाउस, उसके फादर इन लॉ, सब को लेके आप लॉस्ट फीलिंग में हो। आपको नहीं पता कि इन चीज़ों के रिगार्डिंग डिसीजन लूँ तो कैसे लूँ, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। इन चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील दिखाई देते हो। उसमें भी अगर सूर्य की महादशा, सबदशा, अंतर्दशा या सूर्य से कनेक्टेड कोई प्लैनेट आ गया तो ये लॉस्ट होने की फीलिंग और इंक्रीज हो जाएगी। स्पाउस की तरफ से स्पाउस मुझे उसकी आत्मा बंधनों में दिखाई देती है, और कहीं ना कहीं वो ओवर प्रेशर में है फ्रॉम द फादर और फादर इन लॉ। वो कहीं ना कहीं इन तरफ से प्रेशर को फील कर रहा है। इसमें मेरी बेस्ट एडवाइस होती है कि जितना हम क्लोज रह सकें उतना रहने की कोशिश करनी चाहिए। जितना कम्युनिकेशन में डिस्टेंस ना हो उतना बेटर है। यहाँ पर एक बार अगर वो आया तो आप तो लॉस्ट हो अपने ईगो को लेके, स्पाउस इज अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में बेचारा फंसा हुआ है। तो दोनों तरफ से ही समस्या आपको देखने को मिल जाएगी कि मैं ईगो में आएगा, उधर जो पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंस गया। तो ये भी एक तरह से प्रबल सेपरेशन 12th हाउस में इंडिकेट कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी सूर्य मोक्ष त्रिकोणों से संबंध बनाए 4, 8, 12, इंसान को बहुत सतर्क होकर व्यवस्था विवाह की तरफ लेके जानी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि हो सके जितना वो टेम्पल विजिट करे और टेम्पल में डोनेशंस करे। आम नॉट सेइंग कि सूर्य 12th हाउस में सेपरेशन लाएगा ही लाएगा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको कि सेकंड हाउस से ज़्यादा सेपरेशन। तो मैं तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये पर्टिकुलर हाउस एक्टिवेट होता है तो कुछ दूरियां बन सकती हैं। तो इफ़ अ पर्सन इज इंटरेस्टेड एंड वांट टू नो कि अगर दूरियों को मैं रोकूँ तो कैसे रोकूँ, तो इन पे वर्क करो भाई, ठीक है। वो एक बताने का तरीका है। हाँ, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में सीधा वर्क करेगा कि हाँ इसी वजह से दिक्कतें आई हैं, क्योंकि हमें भी पता है ना कहाँ से वो पर्टिकुलर प्लैनेट उठा के कुछ ऊर्जा ऐसी लाएगा। वो कहेगा भाई चलो अब चलते हैं और चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। इसीलिए मैं मानता हूँ कि सूर्य इज द मेन प्लैनेट जो कि ईगो से, अहम से, ताकत से सेपरेशन लाता है। हर प्लैनेट की अलग अप्रोच होती है। मंगल इज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा मैरिटल, शनि इज ऑल अबाउट डीले, वो डीले इतना दे देगा, हेल्थ इश्यूज दे देगा। लो हेल्थ इश्यूज हैं अगले पर्सन को, हर प्लैनेट ला सकता है। बट सूर्य इज द कारका, वो कहता है कि ठीक है अकेले भी जीवन जीना पड़ा तो जी लेंगे, क्योंकि शरीर और आत्मा इन दोनों का कनेक्शन सबसे प्रबल है, ठीक है। उसके बाद आत्मा किसी आत्मा से जुड़ती है। अगर शरीर और आत्मा का मान लो अभी कोई कहे कि भाई मेरा शरीर और आत्मा को कोई संबंध नहीं है, तो या तो वो पर्सन जिंदा नहीं है। भाई शरीर और आत्मा का संबंध जब तक है तब तक ही शरीर है, तब तक ही ये पूरा खेल है। एक बार निकली और फिर सब खत्म। तो मेन संबंध इज विद द शरीर, विद द, ये पूर्ण कनेक्शन इस पूरी बॉडी का है। सामने तब कनेक्ट होता है जब वो सूर्य से सूर्य का मिलाप हो, अदरवाइज वो आत्माओं का संबंध बैठता नहीं है, और फिर वो ईगो रिफ्लेक्ट करेगा तो वापस से पर्सन सेपरेट हो जाएगा। तो हमें बस उस पर्टिकुलर हाउस पे, उस ऊर्जा पे वर्क करना है। सेशन से कनेक्ट हुए हों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और नई अपडेट्स आपको आने वाले सेशंस के अंदर मिल पाएंगी। बी इन द टच। थैंक यू गाइज।